हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि करंट अफेयर में बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर जैसे पढ़ते हैं किसी भी मंथ की या कोई भी टॉपिक, तो उसमें ये कैसे पता चलता है कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कैसे करते हो एंड हाईलाइट कैसे करते हो। देखो, मैंने दो चीज की हुई है। मैं अपनी हर मैगजीन में अभी तो टैब में पढ़ने लगी हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जैसे ये मैगजीन है तो मैंने क्या किया हुआ था कि मैं बाहर लिख देती थी कि अंडरलाइन पार्ट इज फॉर मेंस एंड हाईलाइटेड पार्ट इज फॉर प्रीलिम्स। तो उसके बाद मैं क्या करती थी कि जो मुझे प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक पॉइंट लगते थे उनको मैं हाईलाइट करती थी। अभी भी करती हूँ ऐसे ही, लेकिन अभी टैब में करती हूँ, जब तक टैब नहीं था। और जो मुझे लगता था कि ये मेंस के लिए ये लाइन बहुत काम करेगी और ये कहीं ना कहीं आपका एक तो मार्क्स प्लस पॉइंट लेके आएगी, उसको मैं अंडरलाइन करती थी और बाकी जो बचता था उसको मैं ओनली रीड करती हूँ। अभी भी मेरा ऐसे ही चलता है। कुछ पार्ट ऐसा होता है, देखो जैसे मैगजीन आती है, ध्यान से सुनना, तो फर्स्ट रीडिंग में पूरी मैगजीन की लगाती हूँ ऐसे ही, मतलब जनरली जैसे कि 10 पेज करके। अगर उसमें 160 पेज है तो 16 दिन में वो खत्म हो जाती है 10 पेज करके। उसके बाद सेकंड रीडिंग में मैं अपना हाइलाइटर एंड पेन उठा के तब उसको लेके बैठती हूँ और ऐसे करती हूँ। जैसे आज राज्य व्यवस्था है तो उसको कंप्लीट कर लिया, अगर वो काफी ज्यादा उसमें दी हुई है तो उसको 2 डेज में कर लिया, या फिर जैसे 3 टॉपिक कर लिए। पेजेस में करती हूँ जब रीडिंग करनी होती है, क्योंकि अगर आप उसको अंडरलाइन एंड हाईलाइट करने बैठोगे और तब आप पेज सोच के बैठोगे तो आप जल्दी जल्दी करोगे और जिसमें कि कुछ अननेसेसरी पार्ट भी अंडरलाइन हो जाएगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट भी छूट जाएगा। और तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले समझना है। और आप खुद भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि मैंने काफी सारे लास्ट ईयर के पेपर्स देखे और उसके बाद ही मैंने ये चीज मतलब डेवलप की थी कि आप अंडरलाइन कैसे करते हैं और हाईलाइट कैसे करते हैं। और ये मेरी जनवरी की मैगजीन है, लास्ट मतलब 2022 की जनवरी की, और इसी में मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाली मैंने चीज की हुई है कि शो रहा है ना, उल्टा सो रहा है, कोई बात नहीं। अभी मैं कैमरे को सीधा कर दूंगी तो सीधा सो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मैंने ऐसे किया हुआ है कि जो मेरा हाईलाइटेड पार्ट है वो प्री के लिए है। और अब जैसे कि मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मैं ओनली हाईलाइटेड पार्ट ही कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप अपने 2023 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो सीरीज वाला, जो मेंस की सीरीज वाली मैंने वीडियो बनाई थी कि एनालाइज वाली, तो आज वो नहीं है, आज ये वाली वीडियो है। कल आपको वो वाली GS2 वाली वीडियो मिल जाएगी। उस पर रेस्पॉन्स बच्चों का थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब कि जैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग ब्लॉग वगैरह पे ज्यादा दिखता है इसीलिए मैंने आज उसको नहीं बनाया कि आज इसको बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हमारे पापा जी आने वाले हैं गांव से तो इसीलिए आज मेरा लुक आपको थोड़ा सा वो वाला लगेगा, क्योंकि आज पापा जी आ रहे हैं और आज मैं अपने इस रूम में अपना बोरिया बिस्तर लेके शिफ्ट हो जाने वाली हूँ। उधर वाले रूम में पापा जी रहेंगे और मैं इसमें रहूंगी, इसमें ही मेरा सोना होगा। तो मजा आएगा अपनी बुक्स के साथ तो चलिए आपको, तो अभी जैसे मान लिया हमने इकोनॉमी का ये टॉपिक ओपन किया है। वैसे मैं और भी टॉपिक समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक लेते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है। तो मान लीजिए ये टॉपिक है और इस टॉपिक में इन्होंने दिया है, स्टार्टिंग की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति अपने नियामकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्ताव रखा है। तो इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि यहाँ पे दे देगी कि एनसीआरबी ने किया है, या फिर यहाँ पे दे देगी डीआरडीओ ने किया है, फिर यहाँ पे कुछ भी दे देगी। तो यहाँ पे ये वाला की पॉइंट हो गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। ओके, तो ये आपका प्री का पॉइंट हो गया। अब सेकेंड चीज यहाँ पे आती है, भारत में कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं है, किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती है तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती है, तथा भारत में इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहा जाता है, जो हमारी NBFCs होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि मैंने जब एनालाइज किया तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि और विजन की टेस्ट सीरीज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं उन्हीं को सजेस्ट करती हूँ। जो यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे दे देगी कि भारत में कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं है और वे जमा राशि स्वीकार नहीं करती है, और आगे पूरा सेम दे देगी। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां तक देखेंगे, आगे देखेंगे और उस पर टिक कर देते हैं
गलती से, जो कि हो जाता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा हो ही जाता है जो कि थोड़ा जल्दबाजी में वहां पे हो जाता है अगर प्रैक्टिस अच्छे से ना करके जाए। तो इसीलिए मैंने इस वाले पार्ट को भी हाईलाइट किया है, जिससे कि इसका बार बार रिपीटेड रिवीजन हो और ये माइंड में अच्छे से बैठ जाए कि जो एनबीएफसी होती है वो आपकी जमाएं स्वीकार नहीं करती है, वो कोई बैंक नहीं है, वो केवल ऋण सुविधा प्रदान करती है, बस। उसके बाद यहाँ पे एक एनबीएफसी वस्तुतः कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होती है। यहाँ पे आपका 57 दे देंगे, 54 दे देंगे, तो इसलिए इसको हाईलाइट किया है। ये वाला जो पार्ट है, अब मान लो इससे यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन क्यों बनाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर के आप पेपर्स देखोगे, थोड़ा समझोगे, वो जो मुन्नाल पटेल सर नहीं बोलता कि थोड़ा देखो, थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखो, ऐसा नहीं है कि जो भी घसीट दिया, जो लगे हुए है ना, मतलब कुछ टीचर्स की द हिंदू में से उनको निकालना ही है घिसा पिटा के कुछ ना कुछ, चाहे उस दिन काम का ना हो, तो वो करके चीज है। एनबीएफसी में ऐसी कोई भी संस्था सम्मिलित नहीं होती जिसका प्रमुख कारोबार कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि और किसी भी प्रतिभूतियों शेयरों को छोड़कर खरीद एवं बिक्री की कोई भी सेवाएं प्रदान करना और अचल संपत्ति की बिक्री खरीद नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एनबीएफसी में ऐसी कोई भी संस्था सम्मिलित नहीं होती। तो यूपीएससी कहाँ पे क्वेश्चन बना देती है कि एनबीएफसी में ऐसी संस्थाएं भी सम्मिलित होती है, और फिर वहां पे दे देगी कि सही है या गलत है। ओके, और बाकी जो अंडरलाइन वाला पार्ट होता है, अब मान लो मैं आपको बताऊंगी, इन्होंने तो, क्योंकि इनको तो अपनी मैगजीन बनानी है, आप बताओ यहां से लेके ये वाला टॉपिक है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, और ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हुआ है। तो आपको लगता है ये कितने वर्ड होंगे? आई थिंक कि ये इसमें 1000 के करीब तो वर्ड होंगे। तो क्या आपको यूपीएससी में इतना लिखना है? थोड़ा सा अपने ब्रेन पे अगर आप जोर देंगे तो समझ पाएंगे कि वहां पे आपको 150 वर्ड या 250 वर्ड से ज्यादा तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो इसीलिए सेलेक्टेड पार्ट करें। और मेंस के लिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि एनबीएफसी की मुख्य विशेषताओं के रूप में, तो विशेषताएं पहली हो गई। अगर वहां पे विशेषताएं लिखने के लिए आ जाए तो इतना ज्यादा लिखने का तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा तो आपको लिखना ही नहीं है। तो जो चीज लिखनी नहीं है उसको याद क्यों करना है? उसको ओनली रीड करो, समझो और छोड़ दो, याद ही लेकिन इसको करो। जैसे उसमें आप वहां पे जब हम आंसर राइटिंग करेंगे ना ग्रुप में, तो ये चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आंसर को स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होगा, आप जैसे थोड़ा सा 1 सेकेंड में बता देती हूँ। जैसे मान लो कि ये वाली चीज ही है, तो उन्होंने एनबीएफसी की आपसे विशेषताएं पूछ ली, तो आप स्क्रॉल करो इसको ऐसे, और यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाली, यहाँ पे इसकी सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे फिफ्थ, छोड़ दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। ऐसे आंसर लिखना होता है। तो फिर इतने को क्यों याद करना है? जिस चीज को लिखना नहीं, इसको केवल समझो, केवल अंडरस्टैंड करो, लर्न मत करो। अपने दिमाग पे उतना ही जोर दो जितना कि एग्जाम के लिए जरूरी है। होता क्या है, हमारा माइंड भी कंप्यूटर की तरह है, अगर उसमें आप डाटा ज्यादा भरोगे तो उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। तो इसलिए डाटा को इरेज करना है, डिलीट करना भी जरूरी होता है। तो इसको, ये चीज केवल समझने के लिए है। इन लोगों को तो अपनी मैगजीन बनानी है, तो ये तो देंगे आपको प्रॉपर समझाने के लिए, लेकिन वो चीज आपको फिल्टर करनी है कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे मान लो अगर मैं एग्जाम दूं और ये क्वेश्चन आए कि एनबीएफसी की मुख्य विशेषताओं के रूप में, मतलब विशेषताएं बतानी है, तो मैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, श्योर है ना अच्छे से, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी। पहली विशेषता, एनबीएफसी में ऐसी कोई भी संस्था सम्मिलित नहीं होती जो कि ये काम करती है। सेकंड विशेषता, ये कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करती है। थर्ड, इसमें फिर इसका महत्व क्या है ये बता दूंगी। फोर्थ में, भारत में एनबीएफसी सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है ये वाली चीज बता दूंगी। उसके बाद में एनबीएफसी के विनियम में बदलाव की जरूरत क्यों नहीं है, सेकंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए एनबीएफसी क्या है, और मैं आपको जब मैं ग्रुप में कराऊंगी ना आंसर राइटिंग, तो मैं आपको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी जो विजन आईएएस की मैगजीन से ही निकाल के, जैसे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां किसे कहते हैं और एनबीएफसी के विनियमन में बदलाव की जरूरत क्यों है, विस्तार से समझाइए। तो फिर आप लोग उनको लिखोगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को अपना मॉडल आंसर भी दूंगी कि कैसे लिखना होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में। आपका मतलब पूरे साल आप तैयारी करोगे तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
मेंस की तो गारंटी हो जाएगी, मेंस आप प्री निकालो, मेंस की गारंटी मेरी आंसर राइटिंग में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस आपको मतलब प्री पे फिर हम फोकस करेंगे जब मतलब वैसे तो इंटीग्रेटेड तैयारी चलेगी मेरी गाइडेंस में और मेरे ग्रुप में आप लोगों की, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का मतलब जो थोड़ा थोड़ा ये है कि आंसर राइटिंग बीच में ऐसे वगैरह की भी होती रहेगी। और मैंने अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लाइव में बताया था, तो जो बच्चों ने लाइव नहीं देखी वो प्लीज एक बार लाइव देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दूं या फिर यूपीएससी दे कि एनबीएफसी के विनियम में बदलाव की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पे फिर वही स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको लिखना है प्रणालीगत जोखिमों का खतरा, एक दो पॉइंट अंदर से लिखना है बस। बड़े एनबीएफसी को पूरी तरह बैंक बन जाने की अनुमति, एक दो पॉइंट अंदर लिखना है क्यों। जैसे इसको भी समझा दूंगी, जैसे मान लो आपने ये प्रणालीगत वाली चीज लिख दी, इसके यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिया आपने सोर्ट करके, फिर सेकंड आपने यहाँ पे लिख दी बैंक बन जाने की अनुमति, उसके आपने 3 पॉइंट लिख दिए। ऐसे करके टॉपर्स क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, इसलिए उनके मार्क्स बढ़ते हैं। और मेरे अंदर ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस से डेवलप हुई है, तो आप लोग भी ऐसे ही आप लोगों के अंदर भी हो जाएगी। तो ऐसे समझना होता है कि प्री के लिए क्या है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक चलो देख लेते हैं, फिर किसी और सब्जेक्ट का देखते हैं, चलो कोई भी उठा के कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये ना ट्रांस फैट वाला शो रहा है ना अच्छे से, तो यहाँ पे देखो खाद्य तेल के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट पर सीमा आरोपित की। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि ये चीज एफएसएसआई ने की, तो ये चीज मान लो कि प्री में कहीं भी यहाँ पे स्पेसिफिक ये चीज प्री के लिए हो गई। यहाँ पे आपका फूड सिक्योरिटी आपका कुछ और दे देंगे, मतलब कोई और संस्था ऐसी जैसे मान लो नीति आयोग दे दिया, कोई और WTO दे दिया, WHO दे दिया, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि FSSAI ने दी है। तो पहली चीज प्री के लिए इंपोर्टेंट हो गई। फिर इसकी स्थापना यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है, ये चीज भी प्री के लिए इंपोर्टेंट हो गई। फिर FSSAI के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय है, ये भी प्री के लिए इंपोर्टेंट हो गई। फिर जैसे 1 जनवरी 2022 से एक सामग्री के रूप में खाद्य तेल एवं वसा का प्रयोग करने वाले खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा से अधिक नहीं है, वहां पे आपको दे देंगे 4% से अधिक नहीं है। तो ऐसे आपको प्री के लिए पॉइंट हिट करने हैं और उनको हाईलाइट करना है। और जो बाकी आपका ऐसे बचता है ना ये वाला चीज, इनको आपको अंडरलाइन करना है, बाकी अंदर वाला ओनली अंडरस्टैंड करना है। मैंने कभी इसको लर्न नहीं किया, लेकिन हाँ अच्छे से रिपीटेड रीडिंग की है, जैसे 3-4 बार। ओके, उससे क्या होगा कि आपको इसके अंदर का आइडिया रहेगा। अगर वहां पे आंसर आपको बड़ा लिखना हुआ 250 वर्ड में, तो आप उसमें भी लिख पाओगे, और आपको 150 में लिखना पड़ा तो वो भी लिख पाओगे। फालतू का 1000 वर्ड का डाटा अगर आपके माइंड में होगा तो यकीन मानिए आप 400 शब्दों में लिख के ही आओगे, क्योंकि हम इंडियंस की हैबिट होती है कि अगर हमें कुछ पता है तो हम उसको उल्टी करके जरूर आएंगे कॉपी में, हमसे रहा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें एग्जामिनर को बताना है कि हम हिंदी मीडियम वाले किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी तो काफी इंटेलिजेंट है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही गलती नहीं करते, वो पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। और हिंदी मीडियम वाले क्योंकि हमें हैबिट होती है, मैं उसमें खुद को भी ले रही हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, कोई भी अपने ऊपर ये चीज मत समझना, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस से ही छोड़ पाओगे। आप 150 वर्ड में और 250 में लिखोगे तो प्रैक्टिस से छोड़ पाओगे। और मैंने आप लोगों को बताया है लाइव में कि आप लोगों को ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, ओनली 6 जून से मेरे साथ जुड़ना है। तो अभी के लिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अभी भी कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको कि मैं अगर मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट लगेगा तो मैं उसको लिख के रखूंगी और संडे लाइव में मैं उसका जवाब दूंगी। और या फिर आप संडे लाइव में जुड़ के भी उसी टाइम पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लो, एक और ऐसा ही टॉपिक है कि नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया नीति आयोग ने, यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये नीति आयोग ने किया था और दूसरा किया था, तीसरा पहला नहीं किया था। वैसे मैं आपको पूरी बुक के ऐसे टॉपिक बता सकती हूँ, लेकिन आई थिंक उसमें काफी टाइम चला जाएगा। और अगर मतलब हमारा कभी हुआ ऐसा, मतलब अभी मेरा टाइम नहीं है, अगर हुआ तो मैं कभी आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना करें, समझ गए, जनवरी की मैगजीन ले और स्टार्ट करें। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैं हमेशा हूँ। And now bye, take care, keep supporting, keep loving, and please share this video. Bye.